जी लिसनर्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे चैप्टर नंबर 13, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज की वीडियो में हम हल करेंगे अबाउट ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स and MCQs and long question answers. So the very first question is select the right answers. The oxides and hydroxides of group 1 elements are. So we have a lot of elements in group 1. Okay, so there we have the first group, right? Ha li ne ki rab se faryad. Ha li ne ki rab se faryad. Okay, I'm just really joking. एक hint बता रहा हूँ मैं आपको कि आप कैसे इस ग्रुप को याद करेंगे। इट इज़ बेसिकली नोन एज अल्कली मेटल्स। अल्कली कहते हैं बेस को। अल्कली मेटल्स मीन ये ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ बेसिक करैक्टर्स हैं। अगर आप इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, लेट्स से दैट, सो 2 हाइड्रोजन्स, ओके, सो दीज आर दी ऑक्साइड्स, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड एंड फ्रांसियम ऑक्साइड. And now we have something like hydroxide. So okay, so that makes water, lithium hydroxide, sodium hydroxide. So all these metallic oxides are basically the basic oxides, याद रखिएगा. So they are always basic in nature. These are the very good bases: caustic soda, caustic potash, lithium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide, francium hydroxide. So these are very good bases. So the answer is going to be alkaline, because जो basic होती हैं, जो alkali metals इनका नाम है, तो आप alkaline भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. You can use the word alkaline for it, right? Alkaline. So the right answer for this question is option B, alkaline, right? Acidic होती नहीं है, न्यूट्रल होती नहीं है. एम्फोटेरिक मीन्स के अगर आपको दोनों करैक्टर नज़र आ रही हो, यानी एसिडिक करैक्टर भी नज़र आ रहा हो और बेसिक करैक्टर भी नज़र आ रहा हो. सो देर आर सर्टन ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. तो इंशाल्लाह उनके बारे में भी आपसे बात करूँगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फ्लेम कलर ऑफ सोडियम मेटल एंड इट्स कंपाउंड इज़. सो स्टूडेंट्स, देयर वी आर ऑन द स्क्रीन, और यहाँ पर आपको सोडियम नज़र आ रहा है. And we have a golden yellow flame color for sodium, and lithium to have a crimson red, and potassium to have a violet, reddish violet, and blue is the color for cesium. तो आपने golden yellow को नहीं भूलना है. That's a very मशहूर किस्म का color, you know. So where do you find that answer? Yes, there we have option number C, golden yellow, right? बाकियों के भी मैंने आपको बता दिए. So when sodium burns in air, it forms sodium. अगर हवा में burn करता है, you know, हवा is there, there's sodium, this is हवा, and if burn in sodium, that makes, some water is also there in the atmosphere. So literally it can, first of all, will make sodium oxide. With some water in the atmosphere, it will make sodium hydroxide. So what do you get the answer? तो स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक रियली के जो सोडियम है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एट अ वेरी ऑर्डिनरी टेम्परेचर, द रूम टेम्परेचर जिस 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो इट्स मेकिंग समथिंग लाइक द पर ऑक्साइड, राइट. और अगर लेट्स से दैट टेम्परेचर आप वेसल का कर दें 300 एंड समथिंग लाइक मोर, तो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इट विल मेक अ सुपर ऑक्साइड. ठीक है. अब मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहूँगा कि जो सोडियम है एट द सेम टाइम परऑक्साइड भी बना रहा है, और समटाइम्स सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकते हैं, Na2O, दैट इज़ नॉर्मल ऑक्साइड. तो इट कैन गो फॉर अ परऑक्साइड एंड सिंपली ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. एंड द क्वेश्चन कम्स हेयर कि ज़्यादातर क्या होता है. तो ज़्यादातर तो आपको ऑप्शंस में नज़र आ रहा है कि परऑक्साइड का ऑप्शन भी है, ऑक्साइड का ऑप्शन भी है, और सुपर ऑक्साइड का. सुपर के लिए तो कंडीशन बता दी ना कि 300 डिग्री चाहिए, तो मोनोऑक्साइड तो बनाता नहीं है. सो ऑक्साइड बना रहा है और परऑक्साइड बना रहा है. सो आई विल गो फॉर अ परऑक्साइड. तो नॉर्मली आप याद रखें ज़्यादा परऑक्साइड बनाता है कंपेरेटिव विद दी ऑक्साइड.
सो आई विल गो फॉर दी पर ऑक्साइड आंसर, बट अपने टीचर से आप मशवरा ज़रूर कीजिएगा अबाउट दिस कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विद द सोडियम। अगर इसको बर्न किया जाता है हवा में, ज़्यादा पर ऑक्साइड बना रहा है, कम ऑक्साइड बना रहा है, तो दोनों आंसर सूटेबल आ रहे हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाएगी स्टेटमेंट के अंदर, जिस वजह से हम इन दोनों आंसर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फेवरेबल पर ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ बन रही होती है एट द सेम टाइम वो पर ऑक्साइड बन रही होती है। So this question is somehow ambiguous, right? So let's move towards the next question. The carbonates of alkali metals are not affected by the heat. अब देखें कार्बोनेट्स हैं, डेफिनेटली अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट्स हैं अल्कली मेटल्स के। अब ये अफेक्ट नहीं करते हीट के, यानी हीट से कौन सा कार्बोनेट अफेक्ट कर जाता है और इसके अलावा जो कार्बोनेट अफेक्ट नहीं करते। जी स्टूडेंट्स, टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव दिस पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 25, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स, यानी हीट का इफेक्ट नाइट्रेट्स पर और कार्बोनेट्स पर। तो बताया जा रहा है कि जो कार्बोनेट्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं हीट पर, सारी कार्बोनेट्स, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू लिटरली नो दैट कि जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे एटम बड़ा होता चला जाता है, एटम बड़ा होता चला जाता है, उसका कार्बोनेट उतना ही स्टेबल होता है। ये सीजियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हीट के हिसाब से, चूँकि लिथियम सबसे छोटा एटम है और डेफिनेटली ये अपना कार्बोनेट, स्टेबल कार्बोनेट ये भी बनाएगा। लेकिन चूँकि लिथियम इज़ अ स्मॉलर एटम, राइट, तो इसको हीट की स्टेबिलिटी पे कैटेगराइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर ये कंपैरिजन करेंगे सारे कार्बोनेट्स के साथ, आप लेट्स से दैट कि मेरे पास ये लिस्ट आपके सामने जो है मौजूद है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो लिथियम कार्बोनेट है हीट के हिसाब से ये स्टेबल है, और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है डाउन द ग्रुप। ट्रेंड ये है स्टेबिलिटी का टूवर्ड्स हीट। तो डेफिनेटली हीट इसको तोड़ने में सबसे पहले कामयाब हो जाएगी लिथियम कार्बोनेट को, एज लिथियम इज़ अ स्मॉलर एटम कंपैरेटिव विद द सोडियम एटम, कंपैरेटिव विद द पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो सबसे छोटा एटम लिथियम का होगा, सो दैट्स वाई अपना कार्बोनेट ये ब्रेक कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, राइट। सो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट एक्सेप्ट, यानी कि रुबीडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को इतना हीट इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन किसी हद तक लिथियम कार्बोनेट को हीट इफ़ेक्ट कर पाएगी, यानी हीट इसको डिकम्पोज कर देगी, तोड़ देगी इनटू समथिंग लाइक द ऑक्साइड एंड समथिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं कि जो बंसन टेम्परेचर होता है, बंसन बर्नर आप यूज़ करते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं इन कार्बोनेट्स को, और फिर बंसन बर्नर के थ्रू जो है आप हीट दे सकते हैं, और हीट देने के बाद आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो नो डाउट ज़्यादा हीट देने के बाद तो आप इन सब कार्बोनेट्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी मेटालिक कार्बोनेट्स हैं, स्पेसिफिकली आपके अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट, दे टर्न डाउन इनटू मेटालिक ऑक्साइड्स, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा काम करेगा लिथियम कार्बोनेट, क्योंकि बंसन बर्नर की हीट पर लिथियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन बाकी बंसन बर्नर की हीट पर डिकम्पोज नहीं होंगे। सो मेंटली इस बात को याद रखिएगा। इसी तरह से इसी पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो नाइट्रेट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग में डेफिनेटली नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन लिथियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज नहीं होता। तो ये आपने बुक की बात को थोड़ा सा पॉइंट आउट करके रखना है। सो लुक एट दैट, लिथियम नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया है इनटू लिथियम ऑक्साइड में। इसमें जैसे सोडियम है वो सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया रिलीजिंग ऑक्सीजन, और इसी तरह से आगे जाएं आप तो डेफिनेटली वी हैव पोटाशियम नाइट्रेट, और वो पोटाशियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो लिथियम नाइट्रेट है वो बेसिकली नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इट इज़ बीइंग ब्रेक डाउन इनटू अ नाइट्रस ऑक्साइड गैस विद सम ऑक्सीजन। टू गैसेज आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। इफ़ यू हैव अ टेस्ट ट्यूब और आप इसको बर्न कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब को उसमें आपने डाला हुआ है लिथियम नाइट्रेट, तो टू गैसेस विल बी प्रोड्यूस, लिथियम नाइट्राइट आपको नहीं मिलेगा। सो एक्सेप्शन इज़ लिथियम नाइट्रेट, यानी लिथियम नाइट्रेट
भी पिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है बर्निंग पर। और लिथियम कार्बोनेट जो है, बाकी तो स्टेबल है बंसन हीट के ऊपर, लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो है वो बंसन हीट पर डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और इनटू इट्स रिस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड। So let's move towards the next part. Green is the characteristic flame color of, यानी green किसका characteristic flame color है। So students, if we look at this thing, right, this table, तो हमें समझ में आता है कि जो बेरियम है it's a green element, you know, it produces flame color like green, so pale green या grassy green color जो है ये show करता है। और बाकी कॉपर भी कुछ ब्लूइश ग्रीन यू नो टाइप ऑफ अ कलर बना रहा है, लेकिन यू नो वी नॉट टॉकिंग अबाउट कॉपर और लेड ओवर हियर, हम अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं। सो बेरियम, सो देयर वी हैव कैल्शियम ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड इज़ फॉर स्ट्रोंशियम, सोडियम गोल्डन येलो बताया था पहले भी। बेरियम जो है दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ग्रीन, द ग्रासी ग्रीन एंड द पेल ग्रीन, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट MCQ. The first, so B is the right answer. The first ionization energy is higher for the, literally know about ionization energies. Definitely, they are characteristics of metals. तो the first ionization energy जो है वो किस में higher होनी चाहिए? Alkaline earth metals में, alkali में, halogens में या noble gases. Noble gases are the smallest elements of the periodic table somehow. If we just really move from left to right in a periodic table, तो नन्हे पुन्ने टिड्डे टिड्डे से elements आपको मिलेंगे. These are basically noble gases, the very last ones. तो इसमें तो definitely इनको इलेक्ट्रॉन ना देने लेने की ज़रूरत है. So no categorization of noble gases here. इनको आप inert gases भी कहते हैं, आप इनको rare gases भी कहते हैं. You do have a lot of names for these gases. बाकी हैलोजेंस की अगर मैं बात करूँ तो हैलोजेंस आर बेसिकली काइंड ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, और ये भी छोटे एटम्स होते हैं, सो टिड्डे टिड्डे से एटम्स, एंड दे आर नॉन मेटल्स. दे यूज टू टेक इन इलेक्ट्रॉन्स, डू हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज रादर देन इलेक्ट्रोआयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज. So I'm not going to categorize this thing. So these two options are totally wrong. So alkali metals and alkaline earth metals. So if we just look at these two atoms, alkali or alkaline, so there we have the two circles all around in here, और आपको नज़र आ रहा है. So this is for alkali and this is for alkaline. Let me tell you, अब ये electron है, you just really want to pull it out. They're talking about the first ionization energy. So definitely आप इस electron, I don't know जितने भी shells होंगे, आपने electron हमेशा outer shell से निकालना होता है. So electron is being coming out. तो what do you think कि जो न्यूक्लियस करीब होगा, डेफिनेटली यहाँ पे न्यूक्लियस करीब है और यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा सा दूर है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा. यू नो easy to take out electron, easy to take out electron, right. जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफ़ी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये न्यूक्लियस का, इसका चौकीदार करीब है, इसका चौकीदार थोड़ा दूर है. अट्रैक्शन, न्यूक्लियस ऑलवेज शोज द अट्रैक्शंस टू द इलेक्ट्रॉन्स. सो मैं चाहूँगा अल्कली मेटल्स को ही राइट आंसर कंसीडर किया जाए. सो द फर्स्ट ionization एनर्जी इज हायर, सो लोअर फॉर alkali metals, lower for alkali metals and higher for the alkaline earth metals. So difficult mean higher and easy peasy mean lower, right. So lower ionization energies आपको मिलेंगी alkali metals में, और higher ionization energies values मिलेंगी आपको alkaline earth metals में. So the answer is alkaline earth metals. Alkali earth metals भी होते हैं, whatever you want to say. Okay, so let's go ahead and talk about the next MCQ. Which one of the elements has the maximum electron affinity? Okay, fine. So let's talk about electron affinity now. So they have given you halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Astatine is radioactive, ज़्यादातर श्वाएं निकालता है, डेंजरस है भाई ये, इसका जिक्र ज़्यादा नहीं होता. So the tidda pidda element of the periodic table is fluorine, the very small element. Chlorine, bromine, iodine. So down the group, you know it really well, atomic size increase करता है.
अब डेफिनेटली अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे फ्रॉम इन्फिनिटी एंड आई डोंट नो, इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, इसमें भी करना चाह रहे हो, इसमें भी करना चाह रहे हो. एवरीबडी लव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ग्रुप. हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल नीड इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4.0 फ्लोरीन की है. सो दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, which one of the following element has the maximum electron affinity. अब देखो, जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बहुत सी एनर्जी रिलीज होगी, जब क्लोरीन में होगा तो होगी तो बहुत सी, लेकिन कंपैरेटिवली फ्लोरीन से कम एनर्जी ऐड होगी, बिकॉज बहुत दूर से ट्रैवल करके न्यूक्लियस के करीब जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को. यहाँ पे थोड़ा न्यूक्लियस से दूर ही रहेगा इलेक्ट्रॉन और इसका आउटर शेल आ जाएगा. और यहाँ पे भी यही सीन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू मिलेगी तो सही. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, एनर्जी रिलीज होती है. और रिलीज की जो है एंथैल्पी हम क्या लिखते हैं? वी यूज टू राइट इट एज अ नेगेटिव एंथैल्पी. सो नेगेटिव एंथैल्पी लिखी जाती है, ठीक है, नेगेटिव एंथैल्पी लिखी जाती है किसकी? जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. सो नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब है हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव नंबर नहीं होता. लेट्स से दैट कि कोई लिखा हुआ है -278 लिखा हुआ है, तो -278 का मतलब ये होगा कि इतनी 278 एनर्जी रिलीज हुई है, और नेगेटिव का मतलब होगा रिलीज हुई है. इट नेवर मीन्स अ नेगेटिव नंबर. तो बहरहाल ये आई होप सो आपको ये बातें पता होंगी. सो अब सीन क्या हो रहा है कि आई थिंक सबसे कम एनर्जी सबसे बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए और निकली होगी. सो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू मिलेगी आपको. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू? नो डाउट दैट इज फ्लोरीन. ओके, सो लेट्स गो अहेड, let's talk about the next MCQ. Melting point and boiling points of alkali metals. Okay, so they are talking about the trend कि melting boiling point का trend बताओ alkali metals का. So this paragraph is a very best paragraph to understand this idea. Trend की बात करें, if you move to left to right in a period में अगर हम move कर रहे हैं left to right ही move होते हैं हमेशा. So the melting boiling points increases up to middle and group 4A से लेकर then all towards the group 4A तक जो है मतलब सीन हो रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है. सो लुक एट दैट, द लाइन इज बिंग जंपिंग अप, राइट. सो द ब्लू ones are, I think so, they are basically the alkali metals or alkaline earth metals. So basically we are talking about the period. So that's the period basically. The sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. So this is the third period, I think, right? So that's the third period. So they are showing you a literal increase in the trend, and after that you have a fall down in the melting boiling points. So ये बात मैं आपको बता रहा हूँ. So group 5A से over to noble gases, you're getting down, decrease कर रहा है melting boiling point. और इसके पीछे reason क्या है? So let's just really find out the reasons. So the first reason for this is that the melting boiling point are high up to the middle because the elements contain increasing number of binding electrons. ग्रुप 1 से 3 तक जो binding electrons होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. Silicon has a giant covalent structure, right? So एक reason है. The melting boiling points are low from the phosphorus to argon because the elements exist in the simple molecules and they have a weak intermolecular forces up to argon. So they have a strong ionic forces. इनका melting boiling point binding forces, binding electrons में transfer कर देते हैं electrons अपने atoms. Metals की बात हो रही है. If we have a periodic table, तो उसकी आपको पता है दो sides होती हैं. The very left side is with a lot of metals and the very right side is non-metallic side. तो जो metallic side है they have a strong melting boiling points ability. Non-metallic side molecular in nature होती है, so that's why they have weak melting boiling point strategy. So that is the basic reason that from left to right, no doubt, the being increasing melting boiling points. Look at that. I'm just saying you in the beginning, okay, high melting boiling points. But when you move here, the melting boiling points get down because the molecular nature of the elements. So molecular nature means they have a low melting boiling points. So ये आप याद रखिएगा. So if we just need to know the answer over here,
द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करनी है सिर्फ हमने. सो okay fine, so decreases from top to bottom, increases from top to bottom, first increases then decreases, remains unchanged. सो स्टूडेंट्स आपकी बुक में कभी उन्होंने ग्रुप में बात कर दी और कभी उन्होंने ऑक्साइड्स को लेकर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दी. तो अगर हम देखें दे टॉकिंग अबाउट अल्कली मेटल्स, सो द साइज बिंग इंक्रीजिंग, राइट. तो अब देखो वी हैव अ स्मॉलर एटम, उसका किसी दूसरे एटम के साथ पैचअप होना, बेंडिंग फोर्सेस डेफिनेटली वीक होंगी. जितना बड़ा एटम होगा तो उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छा हो जाएगा एंड यू नो टू दी अदर एटम, और उसके साथ उसकी बिंडिंग फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी. सोडियम का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त होता है, सो दैट मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. तो टॉप टू बॉटम अगर आ रहे हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहा है. सो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है. अगर आप डेफिनेटली टॉप से बॉटम आएंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा. सो top to bottom increase from top to bottom is a very right option for this question. So option B is the right answer. उसके बाद है जी which one of the following oxides is amphoteric in nature. तो amphoteric oxides के बारे में identification करनी है. So this table will give us a good idea. Sodium oxide basic, weakly basic magnesium. Aluminium oxide is amphoteric in nature. Then silicon is acidic and you're just getting increase with the acidic strength. So students, if we just talk about some amphotericness, which one of the following oxides is amphoteric in nature? तो इसमें आप देखो इसमें से कौन सी हो सकती है. Okay, so there we have the periodic table. और इसमें आपको मैं बताता चलूँ, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक थी, इस तरह जर्मीनियम की ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है और एंटीमनी की ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है. सो पोलोनियम के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं बिकॉज इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. सो एंटीमनी, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, इनकी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होती हैं. एंड यू नो एम्फोटेरिक क्या होती हैं, ये एसिडिक की तरफ भी बिहेव करती हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव करती हैं. सो देयर इज़ मेल एंड फीमेल एंड देयर इज़ अनदर काइंड and you know it really well. Amphoteric, a good name. Amphoteric, scientifically amphoteric. So antimony oxide is amphoteric in nature, so C is the right answer. Oxidizing power of halogens depends upon. Okay, oxidizing power means that definitely oxidation का क्या मतलब होता है. It's something like the removal of electron, the removal of hydrogen and the exception of oxygen, right? So this is basically the oxidizing property. और oxidizing power halogens की बात करेंगे तो फिर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन पे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, हीट ऑफ वेपराइजेशन पे, या सब में. अब देखो, so I think so electron affinity is going to be the very well answer because you know electron exception power पे oxidizing property clear हो जाती है. So if you just look at the group of fluorine, chlorine, bromine, iodine, तो सबसे अच्छी oxidation power किसके पास है, आप फ़ौरन समझ गए होंगे फ्लोरीन के पास है. तो electron affinity से पता लगा ना आपको कि फ्लोरीन के पास oxidation power अच्छी है. So B is the right answer. बाकी these two things are not according to my mindset is correct. So which of the following oxide is amphoteric in nature, right? So there we have on the same group, right? So okay, this is totally acidic in nature, carbon dioxide. Magnesium oxide is basic in nature, no doubt. Tin oxide and beryllium oxide, so these two guys. सो थोड़ा सा हैंकी पेंकी काम तो यहाँ पर जनाब अली बेरिलियम भी कर रहा है. सो बेरिलियम इज़ नॉट ऑल इज़ वेल. सो बेरिलियम इज़ नॉट ऑल बेसिक इन नेचर, इन फैक्ट इट इज़ एम्फोटेरिक, राइट. सो बेरिलियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट. ये लिखा गया है जी आपके पेज नंबर 28 पर. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ बेरिलियम ऑक्साइड, बी. उसके बाद select the correct increasing order of atomic radius. Okay, so atomic radius को हमने जज करना है. यहाँ पे बड़ा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है ये, क्योंकि इनकी जो लाइनें हैं ना ये बड़ी डिस्टर्बिंग है. नियॉन स्मॉलेस्ट एटम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस. ऑक्सीजन बड़ा हो रहा है, सल्फर उससे भी बड़ा हो रहा है, एल्यूमिनियम ओके उससे भी बड़ा हो रहा है. सो okay, so neon is lesser than oxygen and oxygen is greater than sulfur and sulfur is greater than aluminium. Okay, increasing order मालूम करना है हमने. So neon is smallest,
Neon is smallest. Neon is greater than oxygen. Neon is not greater than oxygen. Neon is less than oxygen, and oxygen is greater than sulfur. ठीक है. And sulfur is less than aluminium. I think so. This is the very right answer. So B is the right answer. ये sensational answer है students. आपको periodic table रख के समझाना पड़ेगा. ये मैं समझा देता हूँ. Okay, so there we have situation. Neon, चूँकि आपको पता है that's on upper hand तो smaller हुआ. Neon is greater than oxygen. Okay, so neon is greater than oxygen नहीं हो सकता because down the period आपका atomic size कम हो रहा होता है. So oxygen is greater than neon. So neon is greater than oxygen. ये तो बात ही गलत हो गई. अगली बात है जी neon is greater than oxygen. Again sorry less than oxygen. तो ये बात ठीक है. neon जो है वो oxygen से छोटा है. उसके बाद जो बात हो रही है कि oxygen is less than sulfur. ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र से जो है वो छोटा है. तो ये बात भी सच हो गई है. ओके. एंड सल्फ़र इज़ लेस देन एलुमिनियम एंड सल्फ़र जो है वो एलुमिनियम से छोटा है. तो ये बात ओके फाइन. सो वी सी भी सही लग रहा है मुझे. ओके अभी हम ज़रा इस पे बी पे बात कर लेते हैं जो मैं आपको सही बता रहा था. नियॉन इज़ लेस देन ऑक्सीजन. तो नियॉन जो है वो ऑक्सीजन से लेस है, इसमें कोई शक नहीं है. एंड ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से ग्रेटर है. तो ये बात गलत हो गई. सो यहाँ से मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया था. सो दिस इज़ द राइट आंसर राइट. सो सी इज़ द राइट आंसर. तो ये कभी हो नहीं सकता. नियॉन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन तो है नहीं. तो ये बात गलत हो गई. नियॉन ऑक्सीजन से ग्रेटर नहीं है. सो ये बात गलत हो गई. सो आपको ये तो पता होगा ना कि ग्रुप में क्या हो रहा होता है. यानी यू जस्ट बीइंग मूविंग डाउन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स. पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा होता है, ग्रुप में इंक्रीज हो रहा होता है. ये बात तो याद रखनी पड़ेगी. फिर ही तो इसका पता लगेगा जो मैं बता रहा था आपको. ओके. सो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन द डैश फॉर द लेड. सो स्टूडेंट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ये अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो व्हाट दे राइटिंग दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है. जैसे कार्बन और सिलिकॉन है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है. और जबकि जर्मेनियम टिन इन्हीं के ग्रुप के मेंबर हैं. यानी कार्बन के नीचे सिलिकॉन है और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे टिन. टिन को हम स्टैनम भी कहते हैं और लेड को हम प्लम्बम भी कहते हैं. तो दीज आर दी ग्रुप मेंबर्स बेसिकली. और जबकि उन्होंने कहा कि इनका तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जबकि जर्मेनियम 10 और लेड का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी होता है और 4 भी होता है. ये क्या सीन है. तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इनकी कन्फिग्रेशन की तरफ देखें तो इनके जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली np मीन any p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी ns2 np2. यानी कि अगर हम कन्फिग्रेशन देखें इन सब की तो इनका ns2 np2 निकलता है. तो मतलब जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो n could be any number like 1 2 3 4 5 6 7 whatever और 7 तक ही हो सकते हैं. सो S2 और P2 यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाएंगे ना. तो whenever you know कार्बन सिलिकॉन बिहेव्स तो इनके ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं. लेकिन जर्मेनियम और टिन और लेड जो हैं वो क्या करते हैं कि इनकी कन्फिग्रेशन में क्या करते हैं कि सिर्फ p से ही इलेक्ट्रॉन को आउट करते हैं. ऐसा क्यों होता है. because they're saying we get the elements +2 oxidation state, the ns2 electrons pair remains inert. यानी कि ये बाहर नहीं आते हैं. they never comes out. अगर ये भी बाहर आ जाएं तो फिर डेफिनेटली 2 ये चले गए 2 ये चले गए. जर्मेनियम भी +4 लगेगा, टिन पे +4 लगेगा, लेड पे +4 लगेगा. लेकिन मज़े की बात है +4 लगता है लेकिन मोस्टली नहीं लगता. यानी कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन n से ही बाहर p से ही बाहर आते हैं, n से बाहर नहीं आते. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं that the ns2 electron pair remains inert. यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते and does not take part in bond formation. So this pair of ns2 electrons is called inert pair of electrons and effect is called inert pair effect. So very important short question for the board exam as well. So since in this group stability of +2 oxidation state also increase from germanium to lead. यानी कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाएं यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी जर्मेनियम इज लेस स्टेबल दैन दी टिन एंड टिन इज लेस स्टेबल दैन दी लेड. तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम जर्मेनियम टू लेड.
सो जर्मेनियम जो है वो लेस स्टेबल है टिन से, और सबसे ज़्यादा स्टेबल लेड है, यानी आई डोंट नो, लेड हमेशा p इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, n इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा कभी भी. सो लेड इज़ द मोस्ट स्टेबल वन. टिन भी ऐसी कोशिश करेगा, लेकिन जर्मेनियम कभी आउट कर देगा, कभी नहीं कर देगा. इवन ये सेमीकंडक्टर में आता है, और इसको हम सिलिकॉन को भी सेमीकंडक्टर में लेते हैं, याद रखिएगा. और कार्बन तो हमेशा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है. और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे रखता है? ये ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट होती है कार्बन की, और उसमें आपको हमने फर्स्ट ईयर के अंदर सिखाया था, तो वो आपने थोड़ा सीखने की ज़रूरत है. सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डैश ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन दैट फॉर द लेड. तो कौन सी स्टेबल होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट? तो आई थिंक सो +2 +4 और +4 +2, इन दोनों में से आंसर होगा, बिकॉज these two guys are not suiting the condition. तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया कि सबसे ज़्यादा लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना की बजाय +2 में रहना पसंद करेगा. तो डेफिनेटली +4 में वो नहीं आएगा, ज़्यादातर वो +2 में ही रहने की कोशिश करेगा. सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज़ मोर स्टेबल दैन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. So I think so +2 and +4 is going to be a very right answer for this question. So A is the right answer. उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which is the strongest reducing agent? Reducing agent क्या होता है? ये एजेंट होता है जो रिड्यूस करता है दूसरों को, यानी दूसरों को ये इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरों को ये हाइड्रोजन देगा, और दूसरों से ये ऑक्सीजन लेगा. तो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशी, हाइड्रोजन देने वाली स्पीशी या ऑक्सीजन लेने वाली स्पीशी, इनमें से अच्छी कौन सी है? तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचें, सबसे अच्छी स्पीशी कौन सी होगी इसमें से हाइड्रोजन देने वाली. हाइड्रोजन पे बात कर लेते हैं. तो चूँकि अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबके साथ हाइड्रोजन लग गया आके, राइट. HCl, HBr, HI. तो सबसे स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड किसमें होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग HF के अंदर बॉन्ड होगा. तो ये हाइड्रोजन तो दूसरों को नहीं देगा, दूसरों को हाइड्रोजन देना रिड्यूसिंग इफेक्ट है. तो हाइड्रोजन आयोडाइड चूँकि इजीली दूसरों को हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखेगा, सो इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड इसको कहेंगे हम, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसको कहेंगे. हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, और हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं. तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ द नज़रिया ऑफ द बिगेस्ट एटम ऑफ आयोडीन, एंड बड़ा एटम विल लूज द हाइड्रोजन वेरी इजीली. सो इसलिए ये भी हाइड्रोजन लूज़ करने में दिक्कत रहेगी, इसको भी दिक्कत रहेगी, इसको भी दिक्कत रहेगी, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी. सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट? यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसके अंदर होंगी उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान वंडरवॉल फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकलेगा. सो HBr, HI, HF एंड HI, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सो कॉमन सेंस इज़ अ सेंस विच इज़ नॉट कॉमन समटाइम्स. तो HF चूँकि आपको पता होगा इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. HF में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में HF की एग्जांपल भी आपने पढ़ी होगी. सो वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, इसमें कोई शक नहीं है. तो HF इज़ गोइंग टू बी हैव द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इसके नन्हे पुन्ने पिटे पिटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी अच्छी रखेंगे. सो दैट्स वाई इनकी ब्रेक करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मुश्किल हो जाएगा. हाइड्रोजन HF लिक्विड होता है, आई थिंक सो. ये गैस होती है, इसको पानी में डाल के लिक्विड बनाया जाता है, मिक्स करके. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल के मिक्स करके लिक्विड बनाया जाता है, कार्बोनिक एसिड बनाया जाता है. HCl इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ गैस. HBr इज़ अ काइंड ऑफ अ I don't know, it's also kind of a liquid. HI is a solid kind of a thing. Okay. So अब तुम कहोगे सर सॉलिड में तो ज़्यादा फोर्सेस होनी चाहिए. सो फॉरगेट अबाउट दिस टॉपिक. बस ये भी जो पॉइंट बताया वो याद रखो बिकॉज इट्स बीन 34 मिनट्स विद यू गाइस. सो चलते हैं आखिरी स्टेटमेंट की तरफ. द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन हैलोजन ग्रुप इज, यानी हैलोजन ग्रुप में कौन सा है रेडियो एक्टिव? तो बाबा एस्टेटिन. ओके, आई एम जस्ट रियली जोकिंग. सो द एलिमेंट एस्टेटिन, राइट, द नॉन मेटल एस्टेटिन, ये है रेडियो एक्टिव. ये निकालता है श्वाएं. अभी कमेंट करके मुझे बताएं कि श्वाएं कौन सी निकालता है, अल्फा बीटा गैमा कौन सी निकालता है.
सो ये आपने मुझे बताना है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा MCQ का राउंड। अभी आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन हल किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो करके मेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सब्सक्राइब भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप कर सकते हैं। और शेयरिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी आप भी हेल्प कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। थोड़ी सी हेल्प मैंने की, थोड़ी सी आपकी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। नेकी जो है ऐसी होती है जो आप करके दरिया में डाल देते हैं। तो अगर आप किसी को जताते हैं नेकी, तो वो नेकी नहीं, वो एहसान हो जाता है। तो एहसान अच्छी चीज़ नहीं है, नेकी अच्छी चीज़ है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।